फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये वाला टॉपिक आपको आता नहीं है। अब ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में है इसको ध्यान से देखो और पढ़ो और इसको सॉल्व करो। अब वायर ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच करके 3L कर रहे हैं, पहले रेसिस्टेंस R थी और अब रेसिस्टेंस क्या होगी। और अगर आप इसका आंसर 3R दे रहे हो, कि आप बोल रहे हो कि मुझे तो सिंपल सी बात पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया तो ये भी 3R हो जाए। अगर आप ये आंसर कर रहे हो 3R, तो ये बिल्कुल गलत है, आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है रेसिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग से रिलेटेड। और इसीलिए मैं इस वाले लेक्चर में, इस वाले एपिसोड में पूरे के पूरे जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ तक कि जितने भी न्यूमेरिकल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एग्जाम में, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपको दिखे सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस एपिसोड के एंड तक आपको सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप सोचेंगे कि V इक्वल टू आई आर अगर होता है, कुछ बच्चे जो अभी बेसिक में एकदम अटके हुए हैं, जो ओम्स लॉ पे ही अभी घूम रहे हैं V इक्वल टू आई आर, वो क्या बोलेंगे, यहाँ से तो साफ दिख तो रहा है V अपॉन में I जो है वो R है, यानी जो R है ना फॉर्मूले में जो होता है वही तो डिपेंड होता है। R इक्वल टू रो एल बाई, वो तो छोड़ो, वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो VI पता है। तो V जो है ना उस पर डिपेंड करता है, जो ये रेसिस्टेंस है ना वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये मैं लिख के आ जाऊंगा एग्जाम में, अरे नहीं यार ऐसे नहीं होता। इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना होगा, तभी हमें समझ आएगा यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी। और एक्टिविटी आपकी स्क्रीन के सामने आने वाली है। ट्रेनिंग एक्टिविटी 11.3 में ये बोला इन्होंने, एक ना सेटअप ले रखा है ऐसा इस टाइप का, और ये खाली जगह छोड़ रखी है। अब खाली जगह में क्या डालेंगे भाई, अलग अलग तारे डाल के देख रहे हैं, तारे नोट सितारे। नाइक्रोम वायर जो है पहले वो लिया इन्होंने, दो तरह के वायर ले रहे हैं, तो नाइक्रोम ले रहे हैं और एक कॉपर ले रहे हैं। पहले नाइक्रोम वायर देखते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। तो नाइक्रोम वायर लिया इन्होंने, एक वायर नाइक्रोम, मान लो ये ऐसी एक वायर है, इसको लिया इन्होंने जिसकी जो लेंथ है वो L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया समझ नहीं आता, क्या ये पूरे का एरिया नहीं, जो सामने से ये जो सर्कल दिख रहा है ना, फॉर एग्जांपल तार ऐसी होगी, ये मार्कर देखो ध्यान से, तो ऐसी तार होगी, तो सामने से जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या सर्कुलर है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि वो सर्कल है ना भाई, क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कल है, क्रॉस सेक्शन एरिया समझ आ गया है ना, तो उसको आगे काम आएगा ना वो, इसलिए मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है वो। अब देखो जो नाइक्रोम वायर है उसके हमने लेंथ ए ली, और जो इसका एरिया वो हमने ए लिया, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने देखा यार करंट फ्लो कर रहा है, एमीटर में करंट फ्लो कर रहा है जो कि आई है, जिस करंट की वैल्यू आई है वो उसमें फ्लो कर रहा है, ऐसा हमने देखा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, नाइक्रोम वायर जो है उसका एरिया सेम रखा, बट मैंने लेंथ को 2L कर दिया, मतलब 2L लेंथ का मैंने दूसरा एक वायर लिया है नाइक्रोम का ही, और किसी चीज का नहीं, नाइक्रोम का ही वायर है, बट उसकी जो लेंथ है अब की बार 2L है, 2L लेंथ वाली, मान लो पहले 5 मीटर की ली थी तो अब डबल यानी कि 10 मीटर वाली ले ली। तो मैंने ऐसा जब करा ना, जब 2L वाली लेंथ की ली, तो मुझे ये पता चला यार जो करंट था ना वो करंट आधा हो गया है, करंट हाफ हो गया। मान लो पहले 10 एम्पियर था, अगर पहले 10 एम्पियर का करंट इसमें आ रहा था, अब मुझे एमीटर में क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है 5 एम्पियर का करंट, भाई आधा हो गया ये तो। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये हो क्या रहा है, कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो एक काम किया मैंने कि मैंने उसका एरिया डबल कर दिया, जो नाइक्रोम वायर है ना जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था उसका डबल एरिया वाला वायर ले लिया, जो नाइक्रोम का ही है, मटेरियल सेम है, नाइक्रोम का ही है वो। तो जो नाइक्रोम की वायर है उसका एरिया 2 है, तो मैंने देखा यार करंट जो है वो डबल हो गया, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। यानी अगर पहले आई था अब 2 आई, यानी कि अब 20 एम्पियर दिखा रहा है एमीटर में, यानी एमीटर की रीडिंग बार बार चेंज होते जा रही है। तो मुझे यार प्रॉब्लम हुई कि यार मतलब अगर मैं कंडक्टर का लेंथ चेंज कर दूं, एरिया चेंज कर दूं, तो क्या उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। एक मिनट, करंट तो यार अपने आप आ रहा है ना, वो करंट कैसे आता है, करंट को कोई रेसिस्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई करंट को रोक भी रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो करंट को रोकने की क्षमता जो वो रेसिस्टेंस होती है, तो रेसिस्टेंस में कुछ छेड़खानी करी जा रही है इसका मतलब, क्योंकि करंट तो जब भी चेंज हो सकता है जब रेसिस्टेंस चेंज हो रहा हो। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो कि आप तो दोस्ती करने जा रहे हो, बट आप जब भी रुक सकते हो, जब भी रुकोगे आप, जब आपको बंदा रोकेगा, कोई आपका जो दोस्त है, जो पुराना दोस्त है, वो आपको रोकेगा उस जगह जाने से, है ना, तभी तो आप रुकोगे। तो अब क्या किया हमने, एक काम किया यार, ये कोई ऐसा तो नहीं कि नाइक्रोम की वजह से हो रहा है, लेंथ चेंज करने के से, एक काम करते हैं इसको चेंज कर देता हूँ, नाइक्रोम को हटा ही देता हूँ, मैं कॉपर को लेकर के आता हूँ यहाँ पे। तो मैं कॉपर की वायर लेके आया, उसकी लेंथ मैंने L रखी, एरिया A ही रखा, मैंने देखा ये तो अलग ही करंट आ रहा है, कमाल है यार,
और वो करंट पता क्या आया, मान लो वो 3 एम्पियर है, एकदम ही अलग ना, तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा भाई, ये तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा। इसको मैंने बोल दिया आई डैश, मतलब एकदम डिफरेंट करंट, अलग ही दुनिया का करंट आ रहा है इसके अंदर। कॉपर के अंदर जब मैंने यहाँ पे कॉपर की वायर डाली, अलग ही दुनिया का करंट आ रहा है, तो वहां पे जो करंट है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब लेंथ चेंज करी तो करंट चेंज हो गया। करंट क्यों चेंज होगा, जब रेसिस्टेंस चेंज होगी। और एरिया की वजह से भी, एरिया चेंज कर रहा हूं तब भी रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है ना। फिर उसके बाद जब मैं मटेरियल को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं मटेरियल को चेंज कर दूं, नाइक्रोम को हटा के कॉपर लाया तब भी करंट चेंज हो रहा था। इसका मतलब यार जो रेसिस्टेंस है ना, वो 4 चीजों पे डिपेंड है। 3 तो एक हमने देखा भी, लेंथ, एरिया और मटेरियल, एक मटेरियल भी है, और टेम्परेचर अभी इसमें ऐड हुआ है, जो मैंने ऐड करा है। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि एल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, और जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो वो वाला सवाल ना मैंने सही करा था जो आपने सबसे पहले दिखाया था कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ना आप तो गलत हो। अरे रुक जा भाई, कुछ और भी इसमें है चीज, आगे बताऊंगा जब वो सवाल पहुंचेंगे हम उस पे। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से। और रेसिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ाओगे ना तो करंट, तो रेसिस्टेंस कम होगा। एक मिनट, अब देखना इस एक्सपेरिमेंट में, देखना ध्यान से। जब मैंने लेंथ बढ़ाई, लेंथ को 2L किया, लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा। अच्छा, रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम होगा ना, रेसिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, इसीलिए डिक्रीज हो गया। बस, वो 10 एम्पियर तो 5 एम्पियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एरिया की बात करो। एरिया अगर बढ़ेगा, इफ एरिया विल इंक्रीज तो रेसिस्टेंस डिक्रीज, रेसिस्टेंस डिक्रीज यानी रुकावट कम हो रही है, रुकावट कम होना यानी कि करंट एकदम तेजी से बहना, ज्यादा बहना, तो इसीलिए करंट जो है इसमें डबल हो गया। एरिया डबल करते ही करंट भी डबल हो गया, इसी वजह से, क्योंकि रेसिस्टेंस आधा हो गया इसलिए। और कॉपर वायर तो उसको तो छोड़ी, तो मटेरियल ही चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब इन दोनों से मुझे ये पता चला कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है ना। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पे आएगा आर, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा आएगा, रो, और एल बाई ये ऐसे ही रहेगा। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया रेसिस्टेंस का, आए हाय मस्त फॉर्मूला मिला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको याद कैसे करें, अरे बड़ा सिंपल है, याद हो जाएगा। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो क्या है ये तो बताओ, रो रोने के लिए भी कह रहे हो क्या, अरे नहीं रो मतलब, इसका मतलब है, ये है रेसिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, 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 रेसिस्टिविटी। और ये ना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए ना ये कांस्टेंट होता है। जैसे मैं बोलूं कॉपर, तो कॉपर का ना जो रेसिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट फॉर मटेरियल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये भी याद रखना, ये भी बताना पड़ता है कि टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर पे ये कितना है, मतलब रेसिस्टिविटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जांपल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का जो, कॉपर की जो रेसिस्टिविटी है वो 5 है। 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की रेसिस्टिविटी 5 है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो तुम चाहे कहीं भी ले जाओ उसको, अंतरिक्ष में, किसी भी दुनिया में ले जाओ, लेकिन वो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो वो 5 ही रहने वाला है उसकी रेसिस्टिविटी। बस शर्त ये है यार, इसकी यूनिट क्या है ये तो समझना होगा। हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट, इसकी यूनिट निकालने के लिए देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो ओम में होता है, इज इक्वल्स टू रो, और एल यानी कि लेंथ हम मीटर में लेंगे, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इस मीटर को इधर भेजो तो ओम मीटर। यानी जो रो है, जो रो उसकी एसआई यूनिट क्या है, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, डेराइव करने के लिए भी पूछा है कि डेराइव द रेसिस्टिविटी यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी को डेराइव करने के लिए बोला। तो रो जो है ना उसकी एसआई यूनिट ओम मीटर है, इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर है। याद रख लेना भाई, कुछ नहीं करना, ओम तो याद रहता है ना, उसमें मीटर लगा देना बस। ओम मीटर इसकी रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है। रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, अपने दोस्त के बारे में और जानते हैं, किसी के मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब एक बात थोड़ी सी चुल सी पता चलती है कि इसके बारे में ये है, तो और पता लगाते हैं कि ओ भाई क्या है इसके अंदर, खोद खोद के निकालो। तो वैसे साइंटिस्ट को भी खुजली हो रही है, तो इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल जो है वो रेसिस्टिविटी होता है। इसका मतलब क्या है भाई, अलग अलग मटेरियल होता है ना, उसकी अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है।
ठीक है। जैसे मेटल्स और एलॉय की बात करें हम, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, कम होती है। आप ना ऐसे दो देखो, मतलब अगर आपको फील करना है ना तो इस तरह से करो, मेटल और एलॉय जो होते हैं, मेटल मेटल लेके चलो, मेटल जो होते हैं उसके अंदर से करंट बड़े आसानी से जाता है। करंट अगर आसानी से जाएगा इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम होना यानी रेसिस्टिविटी भी कम है। ठीक है, ऐसे फील लो इसका। तो ऐसे जो रेसिस्टिविटी है वो इसकी कम होती है, गुड कंडक्टर है इसीलिए। और इसकी जो रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, जो कि होती है 10 की पावर -8 ओम मीटर से लेकर के 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये इसकी बेसिकली वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का डेटा याद रखना भाई बेटा। इंसुलेटर जो रबड़ और ग्लास जैसे की होते हैं, इनका जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, एनसीईआरटी का डेटा। ऐसा यूनिट बाकी हमें पता है बेटा। अबे यार क्या हो रहा है, ओम मीटर होते हैं इसके ऐसा यूनिट, अभी अभी जस्ट देख करके आए हैं। अब देखो, both resistance and resistivity of material vary with temperature। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, मान लो 25 से 30 पे चलेगा या 30 से 45, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो रेसिस्टिविटी भी चेंज होगी और रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, ये याद रखना। क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज व्हेन चेंजिंग द टेम्परेचर, तो रेसिस्टिविटी लिखा होगा उसमें, रेसिस्टेंस लिखा होगा उसमें, और अलग अलग ऑप्शंस लिखे हो सकते हैं, फिर बोथ करके आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रेसिस्टिविटी जो एलॉय की होती है ना, एलॉय की जो रेसिस्टिविटी है जनरली, नॉट हमेशा, जनरली वर्ड पे ध्यान दिया करो। जो वर्ड नहीं होते जनरली, फ्यूज, इन वर्ड पे ध्यान दिया करो। जनरली हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, ओवरऑल हो गया, ये सब जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इस पे ध्यान दिया करो, वहां से ना आपको आइडिया लगता है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय है वो जनरली हायर होती है कंस्टिट्यूएंट मेटल से। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो रो है, रेसिस्टिविटी यानी रो जो एलॉय का होता है, एलॉय का वो हाई होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, इसके मेटल से, मेटल ऑफ इट। इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कॉपर लिया, एक जगह कॉपर लिया और एक जगह मैंने कॉपर का एलॉय लिया। कॉपर का एलॉय मतलब भाई इसमें और भी चीजें मिक्स है, मान लो आयरन मिक्स है, लेड मिक्स है, कुछ कुछ अलग अलग चीजें मिक्स है। एलॉय मतलब और भी चीजें मिक्स है इसके साथ। तो जो कॉपर होगा ना उसका रेसिस्टेंस जो है और इसका, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, एलॉय और कॉपर का, तो इस वाले का जो रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर होने वाला है, क्योंकि बोला है ना एलॉय, एलॉय का ज्यादा होता है, अल्लाह ज्यादा, अल्लाह ज्यादा, अल्लाह। तो एलॉय का जो है वो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, रेसिस्टिविटी। क्योंकि देखो जब आपको फील करना हो ना, कि वर्ड को फील करना हो, मतलब कि किस तरह से इसको महसूस करे, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस को किस तरह से फील करे, तो आप दोनों को सेम मान लेना। लेकिन रेसिस्टिविटी अलग ही चीज है, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला है, तो रेसिस्टिविटी एकदम डिफरेंट चीज है। तो आप ये याद रखो, ये वाला पॉइंट जो एनसीईआरटी ने बोला है कि एलॉय का रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा, एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा, एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके, एनसीईआरटी एग्जांपल, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये वाला जो है ना ये असर्शन रीजन में आ सकता है, ये लाइन अब समझाऊंगा कैसे। देखो जो एलॉय है लिखा है, और एलॉय जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न, बर्न यानी ऑक्सीडाइज, ये सेम क्यों लिख रहे हैं, बर्न बगल में मतलब ऑक्सीडाइज करके ब्रैकेट में बर्न क्यों लिखा भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि बर्न करने का मतलब क्या होता है, बर्न करना। जैसे मैंने बोला चैप्टर 1 याद करो, मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको बर्न करने का मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, और वो एमजीओ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मैग्नीशियम एमजीओ में जब कन्वर्ट हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज नहीं हो गया, तो ऑक्सीडाइज करना या बर्न करना सेम चीज है। तो एलॉय जो होते हैं ना वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली यानी जल्दी से इजीली एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, वो जलने वाला में से नहीं है कि जल जाएंगे, मैं नहीं जलता भाई, कोई अमीर है क्या है। तो हाई टेम्परेचर कितना भी कर लेकिन उससे जलना नहीं है, वो जलता नहीं जल्दी, किसी से भी नहीं जलता। इसीलिए पता है क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में। जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि आयरन प्रेस करने वाला, जुम जुम, अपने दोस्त का हाथ जलाएगा, दोस्त घर में थोड़ा आता है, बहन का, अपनी बहन का, तू ज्यादा बोलेगी पर जला दूंगा मैं। टोस्टर होता है, टोस्टर वो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होता है। भाई जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक टोस्टर में चीजें बनेगी कैसे, है ना। तो इसीलिए देखो असर्शन रीजन कैसे आ सकता है, असर्शन में लिखा होगा कि एलॉय आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन।
मतलब एलॉय का यूज जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में करा जाता है। क्योंकि बोलता हूं मैं बिकॉज करके पढ़ा करो अगली लाइन, क्योंकि रीजन में लिखा होगा एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली। समझ आ गया किस तरह से असर्शन में आएगा। असर्शन में लाइन लिखी होगी कि एलॉय इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। रीजन में लाइन लिखी होगी बिकॉज तो हम लगाते हैं अपनी तरफ से, रीजन में लाइन लिखी होगी बिकॉज इट हैज, मतलब एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ये लिखा होगा। तो अगर ऐसा है असर्शन रीजन में अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक बार आ भी रखे एग्जाम में, मैंने देखा है, और वहां पे ना इन्होंने ना ये रीजन भी दे रखा था, तो वहां पे ये इसका रीजन भी था, असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, और एक्सप्लेनेशन भी सही था, क्योंकि भाई इसी का तो रीजन है ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज करते हैं इसका, क्योंकि एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, ज्यादातर मतलब रेडियली अच्छी तरह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये रीजन है इसके पीछे। जैसे टंगस्टन जो होता है ना, बल्ब आपने देखा है, बल्ब बल्ब 10 रुपए वाला बल्ब, पीले रंग का बल्ब, मम्मी मम्मी पीला बल्ब नहीं लेना चाहिए मम्मी, बिजली बहुत खींचता है, बिजली बहुत खींचता है यो बल्ब, बिजली बहुत खींचो है, बिजली बहुत खींचता है। इस पे ये फिलामेंट लगा होता है बल्ब के ऊपर, तो ये जो फिलामेंट है ना, ये जो तार है छोटा सा चिन्ना सा, तो धागे जैसा जो लगता है फिलामेंट, ये धागा नहीं है। मैं तो बचपन में सोचता था, मतलब बहुत सारे बच्चे भी सोचते थे ये धागा इसमें लगा दिया, धागा कैसे चल रहा है? और वो धागा कहाँ चला जाता है जब मैं स्विच ऑन करता हूँ? तो भाई वो धागा नहीं है, दैट इज टंगस्टन। वो मेटल है, वो एक एलिमेंट है, टंगस्टन है वो। उसको जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, Na नेट्रियम बोलते हैं उसको। पोटेशियम का सिंबल P होना चाहिए बट K होता है ना, P तो फॉस्फोरस। पोटेशियम का सिंबल K होता है, वैसे ही इसने भी ऐसी ऐसी हरकत कर रखी है। टंगस्टन का जो सिंबल है वो W है, W यानी वंग, वंग VU। ये कैसा नाम है यार, कैसा नाम, वंग। भाई याद नहीं रखना, बस याद रखो कि टंगस्टन जो है वो बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या फिर वो जल्दी से बर्न नहीं होता, जल्दी से जलता नहीं है वो। और कॉपर और एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, कॉपर मतलब तांबा, एल्यूमिनियम मतलब जिसमें रोटी लपेट के ले जाते हैं, तो उससे ना तार बनते हैं, कॉपर का तार और एल्यूमिनियम का तार मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में करा जाए। ट्रांसमिशन लाइन मतलब अरे तार इधर से उधर, मतलब कोई सिग्नल पहुंचाना है तो तार के रूप में इसका यूज करते हैं हम। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि रेसिस्टेंस जो है वो एल पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनवर्सली डिपेंड करता है ए पे। बट अब एक चीज सुनना ध्यान से, पहली चीज, स्ट्रेच, जब भी मैं स्ट्रेच करूं इसको, जब भी मैं स्ट्रेच करूं तो लेंथ वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। जब भी मैं वायर को खींच के पतला कर दूं या पिघला करके मोटा कर दूं, अगर ऐसा कुछ मैं कर रहा हूं वायर के साथ, चाहे खींच करके पतला कर रहा हूं या पिघला करके मोटा कर रहा हूं, इन दोनों में से कुछ भी अगर मैं कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ, और लेंथ चेंज होगा ना, अगर लेंथ चेंज कर रहे हो ना तो एरिया भी चेंज होगा। तो वो जो सवाल था ना जो हमने सबसे पहले देखा था वीडियो के शुरू में, उसमें लेंथ चेंज हो रहा था, एल से 3L पे जा रहा था, बट हमने क्या करा, उसको एरिया कांस्टेंट मान के कर लिया। ये प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में, मैं करवाऊंगा आगे तो और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ना बहुत बच्चों ने गलत कर दिया, उन्होंने 3R लिख करके आ गया उसमें, जो कि आपको भी शायद लग रहा होगा मे बी, बट एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एक चीज तो ये समझ आई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक वायर है, दिस इज अ वायर, ये वायर है, ठीक है। वायर ऐसा ही होता है सिलिंड्रिकल तरीके से, मतलब लंबा सा गोल सिलिंड्रिकल ऐसा होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ये बताओ, ए। और क्या इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या वो सर्कुलर है, सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं है, सर्कल नहीं है, वायर ऐसा ही तो होता है, सर्कल है। तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, डायमीटर और एरिया का कुछ रिलेशन होता है? हाँ, डायमीटर इज इक्वल्स टू जो 2R होता है ना, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2R। तो अब एक काम करो, R की वैल्यू निकालो यहां से, तो D/2 हो गई, तो इसमें R की वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बटे 4, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बताता हूं। जो ये फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख दो, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जो रो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती कभी भी।
और एल भी अगर उन्होंने चेंज नहीं करा है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो जो आर है ना वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपने रेडियस को 2r कर दिया, रेडियस 2r हो गया, तो यहां पे 2r डालोगे तो रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/4r², यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो r/4 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं 3r करता तो 9 हो जाता, r/9 हो जाता। क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझो कि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और सेम रिलेशन सेम डायमीटर के लिए भी होता है। डायमीटर में भी ये फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर है ना, इसकी जगह पाई डी स्क्वायर बटे 4 लिख दो बस। पाई डी स्क्वायर बटे 4 इसको हटा करके अगर आपने मान लो पाई डी स्क्वायर बटे 4 लिख दिया तो भाई तब भी तो ये पूरा कांस्टेंट है, 4 भी तो कांस्टेंट ही होता है। अब ये डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो रेसिस्टेंस है वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट मैं तो बोलूंगा ये वाली चीज याद रखो और डायमीटर अपने आप याद हो जाएगी। क्यों भाई, दिख तो रहा है डायमीटर क्या होता है, दैट इज 2r। तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस, ये याद रखना अच्छे से। अब जितनी भी थ्योरी थी हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब क्वेश्चंस करेंगे। पहले 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल दे रखे वो कर लेते हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी नहीं करी तो फिर क्या करा, पूरी बुक कर ली, सब कुछ कर लिया, एनसीईआरटी नहीं करी तो भाई एनसीईआरटी में सब पेपर आना है। 11.5 एग्जांपल देखो, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, जो बोल रखा है ना, जो दे रखा है ना वो डेटा लिख लो। न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व नहीं होता नहीं तो क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ 1 मीटर लेंथ है। और क्या दे रखा है, इस 26 ओम, ये 26 ओम मतलब ये रेसिस्टेंस है, बोला भी है देखो, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की क्या जरूरत मेरे को, वो तो ठीक है तुमने बता दिया, बट मैंने अभी एक भी फॉर्मूले में टेम्परेचर तो पढ़ा नहीं है भाई, तो टेम्परेचर नहीं लिख रहा मैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.3 मीटर, डायामीटर, अच्छा डायामीटर यानी छोटा d इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, what will be the resistivity of metal at that temperature? रेसिस्टिविटी यानी रोहो पूछ रहे हो, रोहो तो कैसे बताएंगे इसको, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना एक चीज। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। R की वैल्यू क्या है 26, सारी की सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में रखना, सब ऐसा यूनिट में रखोगे तभी सही आंसर आएगा, तभी आंसर। देखो अब रो जो है ना, रो की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। L क्या है, L इज 1। एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया निकाल लेते हैं साइड में। जब हम मैं यहाँ पे गया तब मुझे पता चला एरिया की जरूरत है, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट मेरे को आर नहीं पता है, तो आर कहाँ से लाऊं, तो आर लाने के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ होता है ना इसीलिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 26 रो मल्टीप्लाई 1 तो रो ही हो जाएगा, और पाई की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 3.14, 22/7 लिख देता हूँ, इससे क्या होगा डिवाइड करने में आसानी होगी। 22/7 लिख देता हूँ, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। पहले ये तो बता दो आर क्या है, आर स्क्वायर क्या भाई, आर की वैल्यू क्या है 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. इसको ऐसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ देते हैं। वैसे आप 0.15 लेके भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो ये चीज मेरे को कैसे पता, भाई मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, इसीलिए आपको भी करना होगा। तो देखो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा, मैं आंसर देके नहीं भागूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तो न्यूमेरिकल्स का पार्ट ही है। पाई की वैल्यू डाल दी, आर स्क्वायर यानी 0.3/2, 0.3/2। एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, कि जो रेडियस है वो भी मिलीमीटर में ही आएगी ना, मिलीमीटर में ही आएगी। बट यार मिलीमीटर तो ऐसा यूनिट होती नहीं है, तो मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसमें इनटू में 10⁻³ लगाएंगे, तब जाके मिलीमीटर होगा। ये चीज समझनी है, ये थोड़ा समझाओ। देखो जो 1 मिलीमीटर होता है ना, वो जो मीटर में होगा 1 मीटर, उसको 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो मीटर में होता है उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मिलीमीटर आ जाता है। तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू, इसको 1000 को ऊपर ले जाओगे तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ देखो 1/10⁻³ मीटर।
तो ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 10 की पावर -3 मीटर आ गया। तो 1 मिलीमीटर जो है वो 10 की पावर -3 मीटर है। तो 0.3/2 मिलीमीटर, मिलीमीटर की जगह 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ ना। मिलीमीटर, अरे लो 1 हटा दिया, ठीक है। मिलीमीटर की जगह 10 की पावर -3 मीटर लिख सकता हूँ। 1 हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, 1 है ना। 10 की पावर -3, तो मुझे रेडियस ये लेना है, ना कि मुझे ये लेना है 0.3/2। तो यहाँ पे मैं 0.3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये रेडियस है। एक और बार रेडियस लेना है, क्यों, आर स्क्वायर है भाई। 0.3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आगे ना मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता दूंगा ताकि आप सीख जाओ। देखो अब कैसे करें, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाते हैं और रो निकाल लेते हैं। रो इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट अगर हटेगा तो जीरो नीचे आएगा, पॉइंट अगर हटेगा तो जीरो नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से। 22/7 ये इधर गया, 3/20 और मल्टीप्लाई में 3/20 और ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 हो गया है, ठीक है ना। 10 की पावर -6। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मेरा आंसर क्या आने वाला है। देखो ये जीरो एक यहाँ है, एक जीरो यहाँ है। तो क्या मैं इसको 0 गुना 0 यानी कि 20 को मैं 2 गुना 10 लिख सकता था ना। 2 गुना 10 तो 10 10 20 मतलब 100 हो गए। तो नीचे 10 की पावर 2 है, यानी कि यहाँ से 10 आया और यहाँ से भी 10 आया, तो 10 गुना 10 100 हो गया। 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बट जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8। इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। 10 की पावर -6 ऐसे ही छोड़ दो और नीचे 10 की पावर 2 को संभाल करके रखो, ठीक है। अब इसको करो, 2 से ये डिवाइड हो गया तो 11 टाइम्स, 2 से ये डिवाइड हो गया तो 13 टाइम्स। तो अब ऊपर क्या बचा है, 7 से कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 को ऊपर ही रखो और इधर ये जो डबल जीरो था ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो 700। तो अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो तो आसान है यार, इसको तो कर लेना कम से कम। 13 गुना 11 और 3 गुना 3 पूरा कर लेना और 700 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना, ठीक है। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 184 अपॉन में 100, 184 आ जाएगा। देखो 700 को मैं 7 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ये पूरा जब आप सॉल्व कर लोगे, ये सारी चीज, ये सब आप सॉल्व कर लोगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दोगे तो 184 आएगा और अपॉन 100 रह गया, इनटू में 10 की पावर -6। अब नीचे देखो 2 जीरो है, अगर मैं 2 जीरो को हटाता हूं ना तो ऊपर के बंदों में 2 के बाद पॉइंट लगाता हूं, यानी कि 1.84 आ गया। ध्यान से सुन लेना भाई, कैलकुलेशन बहुत बच्चों को फिर आती नहीं है। 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, रो इज इक्वल्स टू 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। एग्जाम्पल 11.6 देखो, इसमें बोला है कि वायर ऑफ गिवन मटेरियल। अच्छा, एक गिवन मटेरियल कोई सा मटेरियल है, उसका वायर है, एक वायर मैंने बनाया, मान लो जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करा करो, फिर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। इसका लेंथ जो है इन्होंने एल दे रखा है, ठीक है जी, एल है, एंड क्रॉस सेक्शन इसका ए दे रखा है, ओके समझ गया, जैसा आप बोलो। रेसिस्टेंस क्या है इसका, 4 ओम, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। एक दूसरा वायर है, सेम मटेरियल है उसका, बट अंतर इतना सा है कि उसकी जो लेंथ है ना वो L/2 है, L/2 मतलब इसकी जो लेंथ थी उसका आधा है वो, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हमें 2a दे रखा है, 2a क्रॉस सेक्शन एरिया 2a दे रखा है, टणंग टणंग टणंग, ये 2a हमें दे रखा है। तो अब इन्होंने बोला क्या है, पूछा क्या है इन्होंने, इसका रेसिस्टेंस पूछा होगा, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ, इसका रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका जो रेसिस्टेंस है ना वो R1 है, ऐसा मान लिया मैंने। अब ध्यान से देखना, करेंगे कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ नहीं। देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू रो L/A। अच्छा, रो की वैल्यू सही डाली मैंने, हाँ रो तो रो ही है। और इन्होंने एक चीज मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, जब भी ये बोल दे ना सेम मटेरियल, जब भी ये बोल दे सेम मटेरियल, तो यानी कि ये कह तो रहे सेम मटेरियल, पर आप इशारे से समझ जाओ। जैसे कुछ लोग इशारे में नहीं बोलते, जैसे मान लो किसी
कोई कह रहा है FF इशारे में यही क्यों याद आता है हमेशा, कोई कह रहा है FF इशारे में, अगर तो इसका मतलब तो समझ जाओगे फ्री फायर है ना। तो वैसे ही अगर इसने इशारे में बोला सेम मटेरियल, तो समझ जाओ कि सेम मटेरियल का मतलब है कि रो सेम है, रेसिस्टिविटी सेम है, यानी कि यहाँ पे रो है ना तो यहाँ भी रो ही है, यहाँ भी रो ही है, रो R1, यहाँ पे तो R1 का फॉर्मूला लिखूंगा ना, R1 इक्वल टू रो, L की जगह क्या डालूंगा L/2, एरिया की जगह क्या डालूंगा 2A, ठीक है। अच्छा R इक्वल टू रो L/A है, इसके अकॉर्डिंग इस वाले के, ये इन्होंने R की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, यानी कि रो L/A उसकी वैल्यू 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये क्या आ जाएगा रो, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा 4A हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये रो L/A, ये रो L/A, क्या ये R नहीं है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, R है ना, यानी कि R/4 जो R1 है, जो इसका जो रेसिस्टेंस है R1 वो R/4 है, R की वैल्यू क्या है रे बाबा 4 है रे बाबा, और नीचे 4 तो कट करके आ गया 1 ओम, यानी कि जो इसका रेसिस्टेंस है, जो ये मटेरियल जो नया वाला है ना, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये एक चीज करते सब दिखा, सुनो मैं ये कह रहा हूं कि जब लेंथ और एरिया दोनों ही चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि इसको इस मेथड से करेंगे जिस मेथड से मैंने क्वेश्चन करवाया, बट कोई एक चीज चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाना, थोड़ा सा अवेयर हो जाना और देखना कि यार कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। एक चीज अगर चेंज करे, तो जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, मैं उस क्वेश्चन पे इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, 95% बच्चे से ज्यादा उसको गलत कर चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि डेटा निकल करके आ जाता, पता चल जाता ऑलमोस्ट कि किस क्वेश्चन किसने कितना गलत कर रखा, तो वो क्वेश्चन जो है गलत कर रखा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलती करते हैं, बट आपको नहीं करनी है। इन्होंने क्या कहा, दोनों चीज अगर एक साथ चेंज करी, मैं कह रहा हूँ दोनों चीज अगर एक साथ चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से करना है, अगर कोई लेंथ या एरिया दोनों में से एक चीज चेंज करेंगे तो उस मेथड से करना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक तड़ाके से मस्त एकदम प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो बाद में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या कह रहा है तुम व्हाइट बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 को ही ऐसा कर दिया, चलो ठीक है फिर बाद में कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको बाद में क्यों रखा है मैंने, इसीलिए व्हाइट बोर्ड ने, इसीलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो भाई जैसे मान लो सोयाबीन की सब्जी खा रहे हो, सोयाबीन साइड करते जाते भी नहीं, इंपॉर्टेंट है मस्त लगता है तो बाद में खाऊंगा, वैसे ही ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले नंबर की प्रायोरिटी है इसकी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2023 में आया, बोला रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट, ओहो नोट पढ़ लो, नोट डज नॉट डिपेंड ऑन क्या, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है, मटेरियल हाँ करता है, शेप पे नहीं 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 नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं शेप पे डिपेंड कर रहा है, क्या आया तुम बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन, आय हाय मस्त, द मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मेटल और एलॉय होता है, सही कह रहे हैं क्या, हाँ मेटल एलॉय जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर गुड है, असर्शन ट्रू है। ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर का और टिन का, ठीक है, तो गुड कंडक्टर होना चाहिए है ना, क्योंकि एलॉय गुड कंडक्टर होते हैं, ऊपर वाली लाइन में खुद ही कह रहा है मेटल एलॉय गुड कंडक्टर, अगली वाली लाइन में क्या बोला, ब्रॉन्ज एलॉय कॉपर टिन एंड इट इज नॉट, अबे नॉट गुड कंडक्टर, क्या यार अभी तो तुम ऊपर कुछ और कह रहे हो, ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, गाली आ रही है मुंह से, ऐसा गाली नहीं बोल सकते, दोगलापन क्यों कर रहे हो, नॉट गुड बता रहे हो भाई, कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, रीजन नहीं, रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, एरिया A है, रेसिस्टेंस R है, अच्छा L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, ऐसा R लेंथ एरिया और रेसिस्टेंस R है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, ओहो अनदर कंडक्टर, एक मिनट रुक जा तुम कह क्या रहे हो, पहले यार बनाने तो दो, तुम सीधा बोले जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी रेसिस्टेंस R है, ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल मतलब अगर इसका रो है तो दूसरे वाले का भी रो होगा, दूसरे वाले का भी रो होगा, रेसिस्टिविटी दूसरे वाले की भी रो होने वाली है, रो सेम मटेरियल का मतलब मैंने बताया था ना, रो सेम रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम कर दिया तुमने, चलो सही है, इसका आर तो इसका भी आर, बट लेंथ 2L, अच्छा लेंथ तुमने चेंज करी है, लेंथ तुमने 2L करी है, तो तुमने पूछा क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ ऑप्शंस भी तो वही है, यानी तुम पूछ रहे हो A1 मान लेते A1, तो अब कैसे करें इसको, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, ये दोनों का R सेम है, यही तो बोल रहे हैं है ना, तो इधर वाले का इसका R रखो, तो रो L बाई A, इसकी लेंथ L है और एरिया A और रो की वैल्यू वही है, ठीक है,
और इधर इसके लिए रो एल की वैल्यू 2L कर दिया इन्होंने, और एरिया जो है वो उन्होंने A1 कर दिया, और ये A1 ही हमें फाइंड करना है। टिनिंग 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 कट गया, तो अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जो A1 है वो आ गया हमारा 2A। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 2025 में एकदम फॉर्मूला बेस्ड हलवा सवाल है। क्वेश्चन क्या है? आर की वैल्यू दे दी और रेजिस्टेंस भी दे दिया, रो भी दे दिया। फाइंड वायर लेंथ, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी फॉर्मूले में तो लेंथ होता है। आर की वैल्यू क्या है? 14। सब ऐसा यूनिट में रखना। रो की वैल्यू क्या ऐसा यूनिट में? हाँ ओ भाई समझदार हो तुम तो। रो की वैल्यू जो है ऐसा यूनिट में 44 इंटू 10 टू दी पावर -8, और एल, ये एल है। और ए की जगह क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7, 22/7, बट्टे मतलब ऊपर चला गया, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? दिस इज आर। अब ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर में दे रखा भैया 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 अपॉन में 100, 100 से भाग करते हैं ना। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर में आ जाएगा। ये जो 0.01 है, क्या मैं इसको 0.01 को 10 की पावर -2 नहीं बोल सकता? हाँ बोल सकते हो। और ये 10 की पावर 2, और अब ये ऊपर गया तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और 10 की पावर -4 हो गया ना भाई। इतनी मैथ्स तो आती है ना, सिंपल सी मैथ्स है। इसमें भी अगर कोई दिक्कत तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को रखूंगा आर की जगह 10 की पावर -4 पाई आर, बट आर स्क्वायर रखते हैं ना तो एक ओवर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टणांग टणांग 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। टणांग टणांग 7 टाइम्स कट गया, टणांग टणांग पूरा कट गया। इधर क्या है? 1 है, ऐसे मत बोलना 0 है। अब इधर देखो 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -8, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -8 हो गया ये भी, 10 की पावर -8, और L साथ में चल रहा है मल्टीप्लाई में, टणांग टणांग। तो L की वैल्यू क्या आ गई? L इज इक्वल्स टू 1। सब ऐसा यूनिट में लिया था तो ये भी ऐसा यूनिट में यानी मीटर में आ गया, तो L इज इक्वल्स टू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखो भयंकर एक भी नहीं है, बस कर लोगे आसानी से, स्टेप बाय स्टेप करना, सब हो जाएगा। मेरे साथ करो। देखो ये क्वेश्चन है, एक ये है, दूसरा ये दे रखा है, मतलब 3 अलग अलग कंडक्टर दे रखे हैं। बोला सबके सेम मटेरियल है, सबके सेम मटेरियल। ये वर्ड तो सुन सुन के थक गया, यानी कि सबका रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इसकी रेसिस्टिविटी भी रो है, सबकी रेसिस्टिविटी रो है, कोई भी अलग नहीं है। फाइंड, क्या फाइंड? आर ए अपॉन आर बी फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा दो यार सिंपल सा, रो एल बाई ए वाला। तो आर ए यानी कि इसका, इसकी बात हो रही है, ये ए है और ये बी वाला है 2 यानी बी, यहाँ पे बी सी लिखा था मैंने, 1 2 3 लिख दिया, और ये सी वाला है। तो आर ए इसका रेसिस्टेंस पता करना है, तो रो इसका रो है और एल की वैल्यू एल है और एरिया ए है ना, अपॉन में आर बी यानी कि अगेन रो एल बाई ए, एल इसका जो है एल बाई 2 है पर, और जो एरिया इसका वो 2A है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये वाला बंदा इसके साथ जाता है तो रो एल मल्टीप्लाई 2A अपॉन में A मल्टीप्लाई रो एल बाई 2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि रो एल और रो एल कट गया, एरिया और एरिया कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 4। तो 4 आंसर आ गया इसका। अब सेकंड वाला देखो, आर ए अपॉन आर सी लिखा है, आर ए मतलब रो एल बाई ए, रो एल बाई ए अपॉन में आर सी, इसका भी रो एल बाई ए, रो एल की वैल्यू इसमें एल बट्टे 2 है और ए की वैल्यू इसमें ए बट्टे 2 है। तो यार ध्यान से देखो कि ये एल बट्टे 2 और ये ए बट्टे 2, तो 2 और 2 कट नहीं जाएगा, है ना। और इधर रो एल बाई ए बचा तो ये रो एल बाई ए से कट गया, तो 1 आ गया इसका आंसर। आर ए अपॉन आर सी जो है हमारा 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला, इसी का बी पार्ट भी है, तो उसने बोला है कि कंडक्टर ए, अच्छा कंडक्टर ए है उसको मैंने कॉपर का बनाया, और कंडक्टर सी है उसको मैंने कांस्टेंट टन का बनाया। कांस्टेंट टन मतलब ये कांस्टेंट टन नहीं लिखा है, कांस्टेंट टन, कांस्टेंट टन। जो कांस्टेंट टन है वो एलॉय होता है कॉपर का और निकल का, इन्होंने बोल दिया। यानी ध्यान से सुनना, मेटल क्या है? कॉपर, और जो कंडक्टर जो मेटल है ना वो ए है, यानी कि जो ए वाला है, जो ए है वो क्या है? दैट इज मेटल, वो मेटल है। मेटल कौन सा? कॉपर। एंड कंडक्टर सी रो ऑफ सी,
कंडक्टर सी किसका बना है, सी कांस्टेंट टन का बना है जो कि एलॉय है कॉपर का। अच्छा ये मेटल कॉपर है और इसी का एलॉय है, कॉपर का एलॉय हुआ ना ये, क्योंकि इसमें कॉपर भी है। तो कॉपर का जो एलॉय है, एलॉय जो होता है देन विच विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, एलॉय की। अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, ये सवाल पूछ लिया, तो एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। पूछा क्यों, तो लिख देंगे बिकॉज रेसिस्टिविटी जो एलॉय की होती है वो हायर देन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, सिंपल सी बात। यही तो पूछा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोला कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट यानी रो कैलकुलेट करना है। रो इज इक्वल टू मोइना पतो, मटेरियल ऑफ अ वायर, वायर की लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू 1 मीटर है। रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस 10 की पावर -2 बोल सकता हूं इसको मैं, अभी भी सॉल्व किया था इसको। सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड होकर 10 की पावर -4 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अभी भी मैंने करा था इसलिए 10 की पावर -4 मीटर में लिखना होता है। रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओम। तो रो पूछा है भाई, फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R की वैल्यू 20, रो मोइना बतो L1, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 रख लो, 22/7 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये तो रो हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे तो रो इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है ना। अब क्या करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6.28 आएगा, और जो ये 10 है ये इस पे जब जाएगा मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, 6.28 आ गया 10 की पावर -7 ओम मीटर। अगर कैलकुलेशन नहीं आई है समझ में तो एक बार फिर से देखो मैंने बोला क्या है, उसको समझो कि मैंने क्या कहा है। 6.28 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर, यही आंसर की में भी था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है इसके, और इसका आंसर अगर आपको देखना है ना तो टॉपर्स किस तरह से आंसर लिखते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आंसर है इसका वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजा ही था, बट अगर आपको देखना है तो आप क्या करना, जो यहाँ पे नोट्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे नोट्स एंड डीपीपी करके ऐसे मतलब उंगली बना रखी होगी मैंने, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एपिसोड नंबर जो अभी जो एपिसोड चल रहा है उस पर जाना एंड आप देख लेना, वहां पे उसके नोट्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, तभी आपको आइडिया लगेगा कि यार इसका आंसर मैं कैसे लिखूं। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये पूछ रहे रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, रेसिस्टेंस इज कैपेसिटी टू रेसिस्ट करंट फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, दैट इज रेसिस्टेंस। डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट जो है उसको डिफाइन करो। अच्छा ये डिफाइन इट्स एसआई यूनिट का मतलब ये नहीं कह रहे कि इसकी एसआई यूनिट बताओ कि आप ओम लिख करके आ जाओ, नहीं, ये कह रहे कि 1 ओम जो है ना एसआई यूनिट इसकी 1 ओम आएगी, मतलब ओम है और 1 ओम जो है उसको डिफाइन करना है। 1 ओम क्या होता है भाई, 1 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट तब होता है ना 1 ओम, तो उसको डिफाइन करने के लिए बोला, ये मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट, लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। अब रेक्टेंगुलर देख के हमारी हालत खराब हो जाती है कि हमने तो सिलेंडर पढ़ा है, सिलिंड्रिकल जो वायर होता है वो तो सिलिंड्रिकल होता है, आप तो सिलिंड्रिकल ही पढ़ा रहे हो पूरे में, भाई रेक्टेंगुलर उससे क्या फर्क पड़ता है, वायर कैसा भी, बट उसका डिपेंड किस पे करेगा, सेम वही चीज है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, यही 4 चीजें, बट 2 पूछी इन्होंने, लिस्ट 2 फैक्टर लिखा है ना, 2 फैक्टर, तो लेंथ और एरिया लिख के आ जाना। लेंथ ऐसे लिखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, एंड सेकंड में लिखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, इस तरह से लिखना आंसर। टॉपर्स ने भी ऐसे लिखा था, देख लेना जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार 1 मिनट में लगेगा आपको, बस क्लिक करना है लिंक पे और जाकर के देख लेना इस एपिसोड के अकॉर्डिंग। हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी अफेक्टेड इफ इट्स, ये सवाल अच्छा है, मतलब कि रेजिस्टेंस वायर का कैसे अफेक्ट होगा अगर लेंथ को मैं डबल कर दूं तो यार बड़ा सिंपल है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस भी जो है आर डैश जो है वो डबल हो जाएगा, नया वाला रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं सेकंड में कि रेडियस भी डबल कर दी, रेडियस इज ऑल्सो, ऐसा नहीं लिखा रेडियस इज डबल, ऐसे लिखा रेडियस इज ऑल्सो। अब यहाँ पे गलती हो सकती है कि बच्चे क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें रेडियस को तो डबल कर देंगे बट लेंथ को ये डबल करना भूल जाएंगे, जबकि इन्होंने ऑल्सो वर्ड लगाया हुआ है। मैं कह रहा हूं ना छोटे छोटे वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको ध्यान से देखा करो। ऑल्सो मतलब अब रेडियस को भी डबल कर दिया है,
तो ये क्या हो जाएगा, रो और एल की वैल्यू तो डबल यानी 2l कर दी, और इसकी भी वैल्यू 2r कर दी, डबल यानी 2r कर दी, तो 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बाहर निकालो तो ये तो 2 आ गया नीचे 1/2, और रो एल बाई पाई आर स्क्वायर ऐसा बच गया। ये फॉर्मूला तो भाई वही है रो एल बाई ये का, है ना, 1/2 हो गया। यानी रेसिस्टेंस जो है, इसको अगर आर बोलूं तो रेसिस्टेंस जो है, नया वाला जो रेसिस्टेंस है, अब वो आधा हो चुका है, रेसिस्टेंस आधा हो गया है। एरिया को मतलब रेडियस को डबल, लेंथ भी डबल कर रखा है। ऑल्सो वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब हमने वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था सबसे, और इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया क्योंकि सारे फंडे क्लियर हो चुके हैं। अब बस मुझे एक चीज आपको क्लियर करनी है, स्ट्रेचिंग का मतलब। पहला सवाल देखो जो कि लास्ट में आ रहा है, भाई चैप्टर है ना, एक क्लास, किसी क्लास में एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, पहले चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, ऐसा लगता है कि सिलेबस ही खत्म हो गया पहले चैप्टर में द लास्ट लेसन, वैसे ही ये पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो अ वायर ऑफ लेंथ एल स्ट्रेचेस टू 3l। अब एक चीज ध्यान सुनना, स्ट्रेच वर्ड पे ध्यान देना। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि स्ट्रेच वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी स्ट्रेच लिखा हो दिमाग में इंस्टॉल कर लो, छाप लो दिमाग के अंदर कि जब भी स्ट्रेच लिखा हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, ये कांस्टेंट होता है। ए एल जो है वो कांस्टेंट होता है। जब भी स्ट्रेचिंग की बात करें तब दिमाग में छाप लो, स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट ए एल कांस्टेंट, स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट ए एल कांस्टेंट, स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट ए एल कांस्टेंट। मतलब सवाल कैसे करूं भाई, देखो सवाल कैसे करना है। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या करा इन्होंने, पहले उसकी लेंथ एल थी, अब उन्होंने उसकी लेंथ कर दी है 3l। अच्छा रेसिस्टेंस पहले मान लेते हैं r था, लेकिन अब रेसिस्टेंस चेंज होकर के r1 बन गया है। मटेरियल तो सेम है ना, मटेरियल सेम रखा है इन्होंने, मटेरियल सेम यानी कि रो रो, इसका भी रो इसका भी रो, दोनों का रो है। तो और क्या चाहिए होता है, एरिया। अब एरिया में तो डाउट है कि एरिया क्या होगा, तो मान लेते हैं इसका एरिया ए है, लेकिन इसका एरिया A1 मान लेते हैं। हमें इसका एरिया भी नहीं पता है, एरिया भी नहीं पता हमें इसका। क्यों भाई, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, कि कोई वायर है इतना पतला है, अगर मैं इसको खींच दूं तो वो साइड से पतला नहीं हो जाएगा। मतलब ये मार्कर है, सोचो मैंने इसको पिघला करके खींच दिया, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कम नहीं हो जाएगा। भाई लेंथ अगर मैं बढ़ाऊंगा खींच करके, तुम जब तार को खींचते हो तो तार पतला नहीं हो जाता, पतला होने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एरिया A1 माना, ए नहीं माना, ये चीज याद रखना, ए नहीं माना, एरिया A1 माना है। तो अब हमें करना क्या, कुछ नहीं, AL को कांस्टेंट करना है। यानी कि इधर जो AL था वो इधर A1 L1 होगा, ये L1 है, ये L1 जो है लेंथ चेंज हो चुकी है ना इसीलिए। तो AL इज इक्वल टू A1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन L1 की वैल्यू जो उन्होंने 3l कर दी है, L से L कट गया, तो A1 की वैल्यू क्या आ रही है, A/3। अच्छा यानी जो A1 है वो A/3 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो रेसिस्टेंस जो है, इसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू रो L बाई ए है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, रेसिस्टेंस यानी R1 इज इक्वल टू रो L, तो 3l बन चुका है, 3l, और A एरिया तो A/3 बन चुका है भाई, A/3। तो ये क्या हो जाएगा, रो L और A नीचे और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। रो L बाई A वो तो हमारा R है, दैट इज R, तो R मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारा आ गया 9R। तो R1 की वैल्यू जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो 9R हो गया। पता है ये वाले क्वेश्चन मैंने देखा है, ये जेई लेवल पे पूछे जाते हैं, जेई नीट में, डरा नहीं रहा, बट मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहां पे ये आसान क्वेश्चन कंसिडर करा कर जाता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन उस लेवल पे, और ये वाले क्वेश्चन अब 10th में डाले जा रहे हैं, सोचो जरा। तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है, और मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि टॉपिक पढ़ने से कॉन्सेप्ट काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वो भी ऐसे नहीं कि पूरा चैप्टर का सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक वाइज जाके डीपली सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये समझना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल कहां से करूं मैं, मेरे पास तो बुक भी नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वाली प्लेस पे क्लिक कर लो, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करा रखे मैंने विद दी हेल्प, मतलब थ्योरी मत देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल देख लेना, और इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो आप लाइट चैप्टर में सेम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपको मैं वहीं पे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कराऊंगा।